हेलो बच्चों। तो बेटे आज फिर एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक नया चैप्टर हमने करना है और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के बारे में आज हमने बात करनी है। इसका बेसिक इंट्रो वो हमने देखना है और जैसे कि पीछे हमने कुछ लेक्चर किए हैं, हर लेक्चर को करने का तरीका यही है कि पहले उसके थ्योरेटिकल पार्ट पे फोकस करना है और थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करने के बाद धीरे धीरे उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की ओर हमने फोकस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या क्या मतलब होता है? देखिए सर, इट रेफर्स टू combination of equity and debt used by a firm to finance its long term investment decision. It refers to combination of equity and debt. ठीक है सर, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है इक्विटी और डेब्ट का कॉम्बिनेशन। एक फर्म इक्विटी और डेब्ट के कॉम्बिनेशन को यूज करती है। सर नॉर्मली जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। इक्विटी में आती हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें आएगी बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और इसमें आती है रिटेन्ड अर्निंग, जिसको शॉर्ट में हम आरई बोलते हैं। राइट, तो इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आती है और रिटेन्ड अर्निंग्स भी आती है। और जब मैं कहता हूं बच्चों डेब्ट, जब हम कहते हैं बच्चों डेब्ट, तो डेब्ट का मतलब होता है डेब्ट के अंदर आते हैं डिबेंचर्स, और इसमें डिबेंचर्स के अलावा बाकी लॉन्ग टर्म लोन भी आ सकते हैं। डिबेंचर्स के अलावा इसमें अदर लॉन्ग टर्म लोन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ये मतलब होता है इक्विटी और डेब्ट का। तो एक कंपनी, अब यहाँ पे बेटा मैंने नॉर्मली फर्म बोल दिया है। इस पूरे चैप्टर में कहीं भी अगर हम फर्म बोलेंगे तो आपको फर्म का मतलब एक बिजनेस यूनिट से समझना है, जो कि सर कंपनी है। ठीक है, हम कई बार कैजुअली फर्म बोल के चलेंगे, लेकिन आपको इसका मतलब समझना है कंपनी से, क्योंकि इक्विटी तो कंपनी इशू करती है। राइट सर, यूज बाय ए फर्म टू फाइनेंस इट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक फर्म को कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है इसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भाषा में कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन के नाम से जाना जाता है। राइट, तो कंपनी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाली है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये मतलब होता है कि आज एक हैवी अमाउंट इन्वेस्ट कर दी जाएगी और उसके बदले में फ्यूचर में आपको इनफ्लो मिलेगा, फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा। अमाउंट इतनी हैवी होती है कि एक बार अगर आपने इन्वेस्ट कर दी तो इस डिसीजन को इमीडिएटली रिवर्स कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो कंपनी एक लॉन्ग टर्म बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो सोचती है कि कितना पैसा इक्विटी से लाना है, कितना पैसा डेब्ट से लाना है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है तो कंपनी को सोचना पड़ेगा कि ये पैसा अरेंज कैसे होगा। क्या केवल 500 करोड़ इक्विटी के थ्रू ही लाया जाए, या ऐसा भी कर सकते हैं कि 400 करोड़ इक्विटी से लाया जाए और बाकी का जो 100 करोड़ है वो डेब्ट से लाया जाए, या ऐसे भी कर सकते हैं कि 250 करोड़ इक्विटी से ले आते हैं और बैलेंस 250 करोड़ डेब्ट से ले आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सर इससे फर्क क्या पड़ेगा? कंपनी पैसा कैसे अरेंज करती है उससे फर्क क्या पड़ता है? बेटा फर्क इस बात का पड़ता है कि कंपनी जिस सोर्स से पैसा ला रही है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो डेब्ट हो। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाया है, जिसका लेक्चर ऑलरेडी हमने अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो वो भी आपको एक बार देखना पड़ेगा। क्योंकि हर सोर्स की अलग अलग कॉस्ट होती है।
इक्विटी की कॉस्ट अलग होती है, डेब्ट की कॉस्ट क्या होती है सर, अलग होती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इक्विटी ज़्यादा कॉस्टली होता है डेब्ट के मुकाबले, क्योंकि इक्विटी होल्डर का रिस्क एलिमेंट डेब्ट की तुलना में ज़्यादा होता है। ये क्यों ज़्यादा होता है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में अच्छे से हमने डिस्कस किया है। तो अगर मैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में चीपर सोर्स को लाऊंगा, चीपर सोर्स कौन सा हो जाता है, डेब्ट हो जाता है। अगर मैं डेब्ट ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो इससे मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फर्क पड़ेगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगेन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ये भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में हमने डिस्कस किया है। तो कंपनी अगर इक्विटी या डेब्ट के थ्रू पैसा लाती है तो इससे कंपनी की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फर्क पड़ता है, और जब कंपनी की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फर्क पड़ेगा उससे कंपनी की वैल्यू पे भी फर्क पड़ता है। राइट सर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कितना प्रोपोर्शन आप डेब्ट से लाते हो, कितना प्रोपोर्शन आप इक्विटी से लाते हो, इससे टोटल अमाउंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फर्क पड़ सकता है। और अगर आपको लगता है कि आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करके वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमाइज कर सकते हो, तो आप हमेशा ये जानने के इच्छुक रहोगे, आप हमेशा ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे जिसको यूज करने से आपकी वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो इस पूरे चैप्टर में हमने सीखना ही ये है कि क्या कैपिटल स्ट्रक्चर से वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर कोई फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करके किस तरीके से वैल्यू ऑफ फर्म को बढ़ा सकती है, मैक्सिमाइज कर सकती है, वो सारी अप्रोच हमने इसमें सीखनी है। राइट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कंपनी अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को करने जा रही है, उसके लिए कितना पोर्शन इक्विटी से लाएगी, कितना पोर्शन डेब्ट से लाएगी। राइट सर। चलिए, कैपिटल स्ट्रक्चर consist of long term source of फाइनेंस ओनली। इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस को ही इंक्लूड किया जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अब कुछ लोग कहते हैं सर कैपिटल स्ट्रक्चर में और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड को लिया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, उसमें लॉन्ग टर्म सोर्स तो लेते ही हैं और उसके अलावा जो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, जिसको मैं करंट लायबिलिटी भी बोल सकता हूँ, वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है। बिकॉज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर includes both financial structure include both long term as well as short term source of फाइनेंस। इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को इंक्लूड किया जाता है। मैं इसको इस तरीके से भी समझा सकता हूं, अगर ये कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड है, तो सर इसको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बोला जाएगा। ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड आपको लेने हैं, या इसमें कह सकता हूं कि आपको इसमें इक्विटी और नॉन करेंट लायबिलिटी देनी है। राइट। यहां पर आपको इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी लेनी है, जबकि इसके अंदर आपको यहाँ पर करंट लायबिलिटी भी इंक्लूड करनी है। तो अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एक वाइडर टर्म होता है कैपिटल स्ट्रक्चर के मुकाबले। ठीक है। इतना नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। आप किसी भी टाइम वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
आगे आएंगे यहाँ से। यहां से फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म का क्या मतलब होता है सर? वैल्यू ऑफ फर्म refers to value of firm refers to sum of value of all securities of a firm। ठीक है बेटे, फर्म का मतलब बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट दी कंपनी। वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब होता है एक कंपनी के पास जितनी भी सिक्योरिटी हैं। अगेन बेटा जब हम कहते हैं सिक्योरिटी तो क्या मतलब होता है? अगेन इसमें इक्विटी की बात हो रही है, इसमें बेटे डेब्ट की बात हो रही है ना। एक फर्म के पास जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं, चाहे वो इक्विटी हो, इक्विटी का मतलब वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो या वो रिटेन अर्निंग हो या बेटा वो क्या हो, डेब्ट हो मतलब डिवेंचर्स हो या लॉन्ग टर्म लोन्स हो। तो एक फर्म की जितनी भी सिक्योरिटीज होंगी, अगर उन सब की वैल्यू को जोड़ दिया जाए तो वहां से वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आती है, राइट। अब हम अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा नैरो करेंगे सर, थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ एजम्पशन ली गई हैं और उस एजम्पशन के आधार पे ही हमने पूरे चैप्टर को डिस्कस करना है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि एज्यूमिंग इक्विटी का मतलब अब मैं ले रहा हूं इक्विटी शेयर कैपिटल ओनली। आई एम एज्यूमिंग देयर आर नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड आई एम एज्यूमिंग देयर इज नो रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, और तो इक्विटी का मतलब वो तीनों चीजें होती हैं, बट अब एज्यूमशन ले रहा हूं कि व्हेनेवर मैं इक्विटी बोलूंगा आपको समझना है इक्विटी शेयर कैपिटल। एज्यूमिंग इक्विटी एंड डेब्ट। ठीक है बेटे, डेब्ट का मतलब है बेटा डिवेंचर ओनली। ऑल्दो डिवेंचर के अलावा जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं वो भी डेब्ट का पार्ट होते हैं, बट अगेन मैंने क्या करा, डेब्ट को भी थोड़ा नैरो कर लिया। जब भी मैं इस चैप्टर में डेब्ट बोलूंगा तो डेब्ट का मतलब क्या होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट दी डिवेंचर ओनली। एज्यूमिंग इक्विटी एंड डेब्ट आर ओनली टू सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, ये केवल दो ही सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं, देन वैल्यू ऑफ फर्म is sum of value of equity and value of debt। ये वैल्यू ऑफ इक्विटी बन जाएगी और ये वैल्यू ऑफ डेब्ट बन जाएगी। तो अगर मैं बोलता हूं कि वैल्यू ऑफ फर्म क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म को हम शॉर्ट में वी भी लिख सकते हैं और यू कैन आल्सो राइट वी एफ। ठीक है, इसको वी लिखेंगे या वी एफ लिखेंगे सर। वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल होगी वैल्यू ऑफ इक्विटी की, जिसको हम शॉर्ट में ई लिखेंगे या कभी कभार हम इसको वी ई भी लिखेंगे। दिस इज वन एंड सेम थिंग। वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट, और जो वैल्यू ऑफ डेब्ट होगी बेटा उसको शॉर्ट में हम डी लिखेंगे और आई कैन आल्सो राइट बी डी। ओके, तो ये फॉर्मूला आ गया कि वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला बन जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट। एजम्पशन क्या है कि इक्विटी और डेब्ट केवल दो ही सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं, हम इक्विटी की वैल्यू को जोड़ देंगे और डेब्ट की वैल्यू को जोड़ देंगे तो वहां से हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, फिर यहां से अगला क्वेश्चन आता है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकाली जाएगी और वैल्यू ऑफ डेब्ट कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान से समझना है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ इक्विटी और व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेब्ट। तो यहां से नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, अब हम इसको भी मिटा देते हैं।
तो यहां से नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी। कैसे निकालते हैं? तो वैल्यू ऑफ इक्विटी इज discounted value of equity holders all फ्यूचर इनकम। ठीक है सर, इक्विटी होल्डर्स को फ्यूचर में जो भी इनकम होगी, अगर हम उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल देते हैं तो उस सभी फ्यूचर वैल्यू की, वो सभी फ्यूचर में होने वाली इनकम की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी के बराबर आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने मान लीजिए कि कंपनी का इक्विटी शेयर परचेज किया, 100 रुपए का इक्विटी शेयर है और आपको उसके ऊपर हर साल 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, हर साल मिलेगा सर। और सर ये क्या है? परपेचुअल है। परपेचुअल का मतलब हमेशा के लिए मिलेगा, हर साल मिलता रहेगा सर, आजीवन फॉरएवर मिलता रहेगा। तो जो 10 रुपए आपको 1 साल के बाद मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, हम उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। जो 2 साल के बाद आपको 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। जो 3 साल के बाद आपको डिविडेंड मिलेगा, उसकी आज वैल्यू निकालेंगे। जो आपको 100 साल के बाद 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। जो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स में 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। इन सभी प्रेजेंट वैल्यू को जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी सर? हमारे पास इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर, तो यहां से वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ? यहां से वैल्यू ऑफ इक्विटी, जिसको मैं सिर्फ बी लिख रहा हूं बेटा, इसका फॉर्मूला होता है नेट इनकम, और उसको मैं डिवाइड कर देता हूं सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ठीक है सर, जिसको के ई से डिनोट किया जाता है, और नेट इनकम को मैं शॉर्ट में NIV लिख सकता हूं। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होगा नेट इनकम, मतलब इक्विटी होल्डर को जो फ्यूचर में इनकम मिलेगी उसको मैं डिस्काउंट कर रहा हूं इक्विटी के रेट पर, इक्विटी की कॉस्ट पर। अब सर ये नेट इनकम कैसे निकालते हैं? ये नेट इनकम का क्या मतलब है बच्चों? नेट इनकम का मतलब होगा नेट ऑपरेटिंग इनकम, और नेट ऑपरेटिंग इनकम में से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट। सर नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या है बच्चे? नेट ऑपरेटिंग इनकम EBIT है। इस EBIT का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। अगर मैं EBIT में से इंटरेस्ट को माइनस कर दूंगा तो उसको नेट इनकम बोलेंगे। ठीक है सर, मतलब जो भी आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिला, उसमें से आपने इंटरेस्ट पे कर दिया। ठीक है सर, जो भी आपकी अर्निंग हुई थी आपने उसमें से क्या पे कर दिया? इंटरेस्ट पे कर दिया। इंटरेस्ट पे करने के बाद मान लो टैक्स नहीं है, हमारे टैक्स से 0 है, तो EBIT में से इंटरेस्ट पे करने के बाद जो भी इनकम बचेगी वो किसकी होगी? इक्विटी की होगी। राइट है? ये आपको पता है ना कि पहले EBIT में से इंटरेस्ट माइनस होता है, उसके बाद टैक्स माइनस होता है, और फिर जो अर्निंग आती है उसको अर्निंग फॉर इक्विटी होल्डर बोलते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा टैक्स रेट नहीं है, तो EBIT में से अगर मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा तो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो इनकम आएगी उसको मैं अर्निंग्स फॉर इक्विटी होल्डर बोलूँगा, जिसके बेस पर EPS निकाल सकते हैं। EPS क्या होता है सर? अर्निंग पर शेयर। दूसरी अजम्पशन में ये ले रहा हूँ कि मेरा डिविडेंड पे आउट रेशो 100% है। डिविडेंड पे आउट रेशो 100% कहने का मतलब है कि जितनी भी नेट इनकम होगी वो सारी की सारी डिविडेंड के रूप में बढ़ जाती है। मतलब अगर कंपनी का EPS या कंपनी की नेट इनकम 20 रुपए की होती है मान लीजिए, तो डिविडेंड भी 20 रुपए का ही होगा। कंपनी किसी तरीके की रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं करेगी, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था कि एज्यूमिंग इक्विटी एंड डेब्ट आर ओनली 2 सोर्स ऑफ फाइनेंस। एक इक्विटी सोर्स है आपका जिसका नाम इक्विटी शेयर कैपिटल है,
और एक आपका डेब्ट है जिसका नाम डिवेंचर है। इसके अलावा प्रेफर्ड शेयर्स भी नहीं है, रिटेन अर्निंग्स भी नहीं है और अदर लॉन्ग टर्म लोन्स भी नहीं है, राइट। तो नेट इनकम कैसे निकालोगे? नेट ऑपरेटिंग इनकम में से आपने इंटरेस्ट क्या कर देना है सर? माइनस कर देना है, ठीक है सर। इसमें ध्यान आपको रखना है, इसमें ये एज्यूम किया गया है, इट इज एज्यूम्ड दैट देयर आर नो टैक्सेस, कोई टैक्सेस नहीं है, एंड देयर आर नो टैक्सेस, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%, 100% का आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो है। और उसके अलावा फर्म हैज परपेचुअल लाइफ, फर्म की परपेचुअल लाइफ है सर। परपेचुअल लाइफ कहने का मतलब है कि ये इनकम हमेशा क्या करेगी सर? फर्म देती रहेगी आपको और ये फॉरएवर आपको मिलेगी। और हर साल की जो नेट इनकम है बेटा वो भी फिक्स है, नेट इनकम ऑफ एवरी ईयर इज फिक्स्ड, ठीक है। चलो टेबल बना लिखेंगे, नेट इनकम इज कांस्टेंट फॉर ईच ईयर। हर साल के लिए नेट इनकम क्या है बेटा? आपकी कांस्टेंट है। सर ये इतने सारे एग्जाम्पशन क्यों है बेटा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ना वो इकोनॉमिक्स का ही एक स्पेशल पार्ट है। इकोनॉमिक्स का वो हिस्सा जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ मनी को मैनेज कर रहे हैं उसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल देते हैं। और जैसे इकोनॉमिक्स में हर थ्योरी में बहुत सारी एजम्पशन होती है, ऐसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी कई जगह बहुत सारी एजम्पशन देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक्स में जैसे हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पढ़ते हैं, वही मार्केट आपको कई बार फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखने को मिल जाती है और ये आपको इसी चैप्टर में भी सुनने को मिलेगा। तो वो तो हमने आगे देखना है। तो एजम्पशन क्यों है? क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है, ठीक है सर। अब इस फॉर्मूले के पीछे बेटा, इस फॉर्मूले के पीछे लॉजिक क्या है? मैंने कहा नेट इनकम को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो वहां से हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। इस फॉर्मूले के पीछे बेटा लॉजिक क्या है? तो सर लॉजिक के लिए एक आपको एग्जांपल देख के चलना है। सपोज बेटा मान लो ये हमारी टाइमलाइन है, ठीक है सर, जिसमें ये आपके सर नंबर ऑफ ईयर है, ये है ईयर एंड 1, ईयर एंड 2, ईयर एंड 3, ईयर एंड 4, और सर ये ऐसे ऐसे ना ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा सर। ये यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, ये इसके बाद अप टू इन्फिनिटी चलता रहेगा, अप टू इन्फिनिटी चलता रहेगा, राइट सर। एक कंपनी ने अपनी इक्विटी शेयर के ऊपर फर्स्ट ईयर के एंड में 20 रुपए का डिविडेंड पे करा। मतलब कंपनी के नेट इनकम पर शेयर 20 रुपए की थी और वही 20 रुपए उसने डिविडेंड के तौर पे दे दिए, क्योंकि हमारा जो पे आउट रेशियो कितना है सर? पे आउट रेशियो हमारा 20 रुपीज़ है। सेकंड ईयर में भी उसने 20 रुपए दिए हैं, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के एंड में है कि सेकंड ईयर के एंड में। थर्ड ईयर के एंड में भी उसने 20 रुपए पे किए हैं और फोर्थ ईयर के एंड में भी उसने 20 रुपए पे किया है। और फिर चलता रहेगा 5वां साल, 6वां साल, 10वां साल, 100 साल, 1000 साल, क्योंकि परपेचुअल लाइफ है। तो बेटे ये इस तरीके से डिविडेंड पे करती रहेगी। अगर मैं कहता हूं कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 10% है। अगर 10% हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जिसको मैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकता हूं, जिसको मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकता हूं, तो मैं इन सभी फ्यूचर इनकम को 10% के डिस्काउंट रेट पे डिस्काउंट करूंगा। अब हम फ्यूचर इनकम की डिस्काउंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो अगर आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला चैप्टर देखा है तो आपको बड़ी आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। मैं इस 20 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूंगा? ये 0 है बेटा, 0 का मतलब टुडे, ये आज है, ये बिगनिंग है, ये 1 साल बाद, ये 2 साल बाद, ये 3 साल बाद। मैं इसको 1 साल पीछे लेके आऊंगा, इसको 2 साल पीछे लेके आऊंगा, सेम ऐसे सर ये 3 साल पीछे आएगा और सेम वजह सर ये 4 साल पीछे आएगा, है ना, चलता रहेगा। कैसे करेंगे सर? तो मैं ऐसे बोलूंगा कि इस 20 रुपए को मैं 1 साल पीछे ला रहा हूँ, तो 1.1, ठीक है सर। 1.1 कैसे आया? टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपने फॉर्मूला पढ़ा है, अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है तो फ्यूचर वैल्यू 1 + r/n, ये हम फॉर्मूला लगाते हैं।
आर होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हमारा कितना बोला हुआ है 10% बोला हुआ है। डेसिमल में कितना हो जाएगा 0.1, तो 1 + 0.1 1.1 हो जाएगा। एन क्योंकि अभी 1 है बेटा तो यहाँ पर 1 आया है। फिर मैं इसके बाद 20 में 1.1 की पावर 2 प्लस फिर 20 में 1.1 की पावर 3 फिर 20 में 1.1 की पावर 4। और सर ये रुकेगा नहीं, सर ये रुकेगा नहीं, ये सिलसिला इन्फिनिटी तक चलने वाला है। तो मैंने कहा क्या आप इसके वैल्यू निकाल सकते हो? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मैंने आपको कुछ कैलकुलेटर के स्टेप्स बताए हैं। अगर ये चीज़ मुझे कैलकुलेटर पे निकालनी हो बेटा, तो इसको कैलकुलेटर पे निकालने का क्या तरीका होता था? अगर आपको याद हो प्यारे बच्चों, तो इसके स्टेप्स कुछ इस तरीके के थे कि ये 20 लिखेंगे, डिवाइड बाय 1.1 करेंगे, ठीक है, 20 डिवाइड 1.1, एक बार इक्वल दबाएंगे तो ये फर्स्ट ईयर की 20 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। एक बार और इक्वल दबाएंगे तो सेकेंड ईयर में जो 20 रुपये मिलेगा, ठीक है सर, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे करते करते सर 3 बार दबाएंगे 3 के लिए, 4 बार दबाएंगे 4 के लिए, 5 बार दबाओगे 5 के लिए, ऐसा करते जाना। कब तक करना है सर? मैंने कहा सर इन्फिनिटी तक करना, इन्फिनिटी तक करना आपको करना है। आपको ये बहुत बार करना है, तब तक करता रहना है जब तक कि आपका आंसर बहुत छोटा ना हो जाए। उसके बाद आप क्या करोगे सर? एंड में सर ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, ध्यान रखना सर, ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। उसके बाद आपको ग्रॉस टोटल वाला बटन दबा देना है और फिर आप मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ करें। अगर मैं 20 डिवाइड 1.1 करूँगा तो बेटा एक बार इक्वल दबाया तो मेरी वैल्यू आई है 18.18, ठीक है सर। एक बार और इक्वल दबाया 16.52, एक बार और दबाया 15.02, एक बार और 13.66। कब तक दबाना है सर? इन्फिनिटी तक। मैंने कहा दबाते रहो जब तक कि आपका आंसर बहुत छोटा ना हो जाए, 0.00 समथिंग, करते रहो सर। तो मैं इसको दबाता गया, ठीक है, तो मैं इसे करता गया और करते करते सर मेरा आंसर इस तरीके से बहुत छोटा होता जा रहा है। लाइक अभी मेरी स्क्रीन पे फिगर आ रही है 0.4017, इसको और मैंने दबाया तो ये 0.12800 हो गया, और हो गया सर। इसको और मैंने किया तो ये 0.03 हो रहा है सर, और इस तरीके से मैंने किया, है ना, बहुत छोटा हो गया सर। ये सब करने के बाद बेटा जब ये 0.0045 आ गया, और छोटा कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। उसके बाद ये नियरेस्ट टू इन्फिनिटी हो गया, फिर आप जीटी वाला बटन दबा दोगे। अगर मैं ग्रॉस टोटल का बटन दबा देता हूं बेटा, तो मेरे कैलकुलेटर में जो फिगर आ रही है जीटी दबाने के बाद ये 199.9544 आ रही है। हो सकता है सर आपकी कुछ और आए, डिपेंड करता है आपने मुझसे और ज्यादा बार इसको दबाया होगा, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली 200 रुपए के बराबर मान सकता हूँ। बोलो है ना, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 200 रुपए के बराबर मान सकता हूँ। तो सर क्या पेपर में ऐसे आंसर निकालना पड़ेगा? मैंने कहा नहीं, इसका शॉर्टकट है ना, क्या, नेट इनकम अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आप सिंपली ऐसे करोगे, अगर आपकी नेट इनकम 20 रुपए की है, मतलब हर साल 20 रुपए की नेट इनकम होगी, जो कि आप 100% डिविडेंड के फॉर्म में इक्विटी होल्डर में बांट दोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका 10% है तो 20/10% करोगे तो ये आपका 200 रुपए के बराबर आ जाएगा, जो कि इसी के बराबर आ रहा है जो मैंने बताया। तो दिस इज लॉजिक बिहाइंड दिस फॉर्मूला, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, वरना सिंपल सी बात है सर, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं? नेट इनकम को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर देंगे, इतना याद रख लो बस, दैट इज सफिशिएंट। ये आ गया है तो अच्छी बात है बेटा, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं सर, हमें टेंशन नहीं पालनी है इसकी, हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे। और नेट इनकम कैसे निकालेंगे? नेट ऑपरेटिंग इनकम में से इंटरेस्ट को माइनस कर देना, ठीक है। और थ्योरेटिकली एजम्पशन ये है, फिर हमारा कोई टैक्स रेट नहीं है, ठीक है सर। डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारा 100% है और फर्म की लाइफ पर क्या है, परपेचुअल है, मतलब ये डिविडेंड हमेशा मिलता रहेगा। इसलिए मैं इसको इन्फिनिटी तक डिस्काउंट करता गया और मैं इसे जीटी दबाता गया तो ये वैल्यू मेरी आएगी। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो आप किसी भी टाइम इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैंने वैल्यू ऑफ इक्विटी बता दी कि इक्विटी को जो फ्यूचर इनकम मिलेगी
है ना सर, जो फ्यूचर डिविडेंड मिलेगा उस डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे, और वो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। सेम ऐसे बेटा वैल्यू ऑफ डेब्ट कैसे निकालेंगे और देखते हैं जरा आगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है वैल्यू ऑफ डेब्ट। ठीक है सर, ये कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ डेब्ट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिवेंचर होल्डर्स ऑल फ्यूचर इंटरेस्ट इनकम। ठीक है सर, वैल्यू ऑफ डेब्ट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, सर ये मैंने प्रेजेंट लिखा है, अगर राइटिंग समझ में आपके ना आए तो, वैल्यू ऑफ डेब्ट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिवेंचर होल्डर्स और फ्यूचर इनकम। डिवेंचर होल्डर्स को फ्यूचर में जो इनकम मिलेगी वो इनकम क्या होगी बेटा? इंटरेस्ट की इनकम होगी। फ्यूचर में मिलने वाले सभी इंटरेस्ट की अगर आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ डेब्ट बोलेंगे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डेब्ट का क्या फॉर्मूला आया? इसका फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट, जिसको सर हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट से कैपिटलाइज कर देंगे। कॉस्ट ऑफ डेब्ट को हम शॉर्ट में केडी बोलते हैं। और इस फॉर्मूले के पीछे सर वही लॉजिक है जो लॉजिक मैंने इक्विटी वाले ने बताया। आप उसको डिस्काउंट करते रहोगे, इक्वल करते रहोगे, कई बार बार करते रहोगे, फिर जीटी दबाओगे तो हमारा आंसर इसके बराबर आ जाता है। तो आपको बस याद रखना है वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं और वैल्यू ऑफ डेब्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है सर, ये सब करने के बाद अभी क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लो सर किसी बिजनेस में नेट ऑपरेटिंग इनकम 1000 रुपए की है। ठीक है सर, इंटरेस्ट जो है बेटा, इंटरेस्ट जो है आपका मान लीजिए वो से 300 रुपीज़ का है। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 12% है, और जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट है मान लीजिए वो 5% है, या चलो उसको मैं से 9% ले लेता हूँ, है ना, या 9 से बेटा एक पॉइंट में आ जाएगा तो इसको थोड़ा सा मैं और कुछ ऐसा ले लेता हूँ, से चलो 5 ही ले लेते हैं, इसको मैंने 5% ले लिया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरा 12, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया मेरा 12% और कॉस्ट ऑफ डेब्ट हो गया बेटा मेरा 5%। ठीक है, नॉर्मली इक्विटी ज़्यादा रिस्की होता है डेब्ट के मुकाबले, तो इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा होती है और डेब्ट की क्या होती है? कम होती है। क्यों होती है? इसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें से क्वेश्चन में कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ फर्म एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटे, तो मैं फटाफट से मार्कर चेंज करता हूँ, आई गेस ये सही है। और देखें सर, पहले क्या करूँगा मैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम लिखूँगा। नेट ऑपरेटिंग इनकम प्यारे बच्चों 1000 रुपये की है। इसमें से मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा, और इंटरेस्ट मेरा 300 रुपये का है। ठीक है, इंटरेस्ट मेरा 300 रुपये का है, और इसको अरे चलो मैं 400 कर देता हूँ, है ना। फिगर मुझे ऐसी नहीं है कि फिलहाल के लिए मेरा पॉइंट पर आंसर ना है, तो फिलहाल के लिए मैंने इसको 300 के इंटरेस्ट को मैंने 400 कर दिया सर। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप 300 से करना चाहो कर सकते हो, बट डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब मान लो कि बेटा ये 400 रुपये का है, तो यहाँ से फिर मेरा जो नेट इनकम है, ठीक है, ये नेट इनकम मेरी 600 रुपये की आ जाती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, ठीक है सर, मैंने भी लिख दिया, तो वैल्यू इक्विटी के लिए आप बोलोगे कि सर आपने फॉर्मूला बताया था कि जो नेट इनकम होती है ना उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर देते हैं। तो नेट इनकम मेरी 600 रुपये की है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बेटा ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, राइट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसको शॉर्ट में के बोलते हैं, ये आपकी 12% की है। तो 600 को मैंने क्या कर देना है, 12% से डिवाइड कर देना है। तो अगर मैं 600 को 12% से डिवाइड कर देता हूँ प्यारे बच्चों,
तो ये 5000 आ जाएगा। अगर मुझे वैल्यू ऑफ डेब्ट निकालना हो, वीडी निकालना हो, तो इंटरेस्ट अपॉन में केडी, ठीक है। अभी के लिए मानना है कि टैक्स रेट नहीं है। जो इंटरेस्ट है बेटा वो मेरा 400 रुपये का है, इंटरेस्ट इज 400 और केडी 5% है। अगर मैं 400 को डिवाइड करता हूँ 5% से तो मेरे पास ये 8000 की वैल्यू आ जाती है। फिर कोई मुझसे पूछता है कि सर वैल्यू ऑफ फर्म तो बता दो, तो मैंने बोला वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट। तो जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है वो 5000 आई है, जो वैल्यू ऑफ डेब्ट है वो 8000 आई है। इसको जोड़ दोगे सर तो 13000 आपकी वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी, ठीक है। 13,000 इज योर वैल्यू ऑफ फर्म। एक चीज और इसमें पूछी है, वो क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये कैसे निकालते हैं, इतना नोट करो पहले, फिर उसको मिटा के वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो मैं ये ऊपर वाला पोर्शन मिटाता हूँ और इसी में फिर वैल्यू ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे वो भी सीखते हैं। चलिए सर, अगर हम वैल्यू ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना चाहते हैं तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं और जिसको KO से भी डिनोट किया जाता है। अब बेटा हम ये कैसे निकालेंगे, तो अगर आप बच्चों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर किया हुआ है तो ये आपको अच्छे से आता है। इसमें हम क्या करेंगे सर, हम KE लेंगे इनटू प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी लेंगे प्लस हम KD लेंगे इनटू प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट लेंगे। तो प्यारे बच्चों मेरी जो KE है, KE मेरी 12% है, जिसको मैं 0.12 लिख देता हूँ सर, ठीक है बेटा। या 12% लिखना चाहो तो 12 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी का क्या मतलब है, इक्विटी मेरी 5000 की है ना, इक्विटी मेरी 5000 की बेटा, किसमें, टोटल 13000 में, ठीक है। 0.12 इंटू 5000 बाई 13000, 5000 में 5000 इक्विटी का अमाउंट है 13000 में, तो इक्विटी का हमने प्रोपोर्शन निकाल लिया टोटल वैल्यू ऑफ फर्म में। प्लस क्या करूंगा सर, प्लस इसके बाद फिर मैं KD लिखूंगा। KD बच्चों 5% था, 0.05। प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट ये 8000 है आउट ऑफ 13,000, राइट। इसको बेटे मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो ऐसा करते हैं, पहले इसको इंटू कर लेते हैं और हमारा 13000 सेम रहेगा, या आप सीधे कैलसी पे ये प्रोपोर्शन निकाल लो, आपकी मर्जी है। तो 5000 का अगर बेटा मैं 12% निकालूँ तो 12 पंजे 60, ये 600 आ जाएगा, प्लस और 8000 का 5% निकालते हैं तो ये 400 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 13000 तो इट इज़ 1000 बाई 13,000। और अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 1000 बाई 13,000 इट इज़ 0.0769, और इसको अगर मैं 100 से इंटू कर दूंगा तो 7.69% अप्रॉक्सीमेटली ये मेरी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई, ठीक है। तो अगर आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो सर आपको पता है इसका फॉर्मूला। अगर मैं इसके फॉर्मूले को फॉर्मलाइज करने की कोशिश करूं तो इसका फॉर्मूला होता है KE इंटू वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन में वैल्यू ऑफ फर्म प्लस KD इंटू वैल्यू ऑफ डेब्ट अपॉन में वैल्यू ऑफ फर्म। तो इस तरीके से मैं इसको जनरलाइज भी कर सकता हूँ, वही तरीका मैंने यहाँ पे लगाया है। एक तरीका और है आपके पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालने का, ठीक है सर। एक तरीका आपके पास और है सर, वो कैसे, वो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऑल्टरनेटिवली अगर आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना चाहते हैं तो आप नेट ऑपरेटिंग इनकम ले लेंगे। चलिए मैं इसको शॉर्ट में NOI लिख रहा हूँ। NOI का मतलब हो गया नेट ऑपरेटिंग इनकम, डिवाइड कर देंगे वैल्यू ऑफ फर्म से। तो बेटा जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है वो कितनी है, नेट ऑपरेटिंग इनकम 1000 है, वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है 13000, तो सेम तो आ गया।
1000/13 डिवाइड करेंगे तो वही 7.69% आएगा। पहले 0.0769 आया, फिर ये आ गया हमारे पास। इज इट ओके? तो WACC को निकालने के लिए या तो ऐसे करना है आपको, या फिर आप इस तरीके से ये अप्रोच भी लगा सकते हैं। ठीक है सर, दिस वन इज आल्सो करेक्ट। इज इट ओके? इसको नोट कीजिए और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसको मिटाते हैं हम। तो अब तक बेटा हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा, अब तक जो इतना पढ़ा हमने, इसमें क्या क्या चीज़ें हमने बेसिक में सीखी हैं। कुछ फॉर्मूले आपको मैं फिर से याद करा देता हूँ। हमने ये पढ़ा है कि जो वैल्यू ऑफ फर्म होती है वो वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट होती है। एक फॉर्मूला ये है। वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए आप नेट इनकम निकालते हैं, उसको के से डिवाइड कर देते हैं। वैल्यू ऑफ डेब्ट निकालने के लिए आप इंटरेस्ट को KD से डिवाइड कर देते हैं। अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है तो यू कैन राइट KE मल्टीप्लाइड बाय VE बाय VF प्लस KD मल्टीप्लाइड बाय BD बाय VF। राइट सर, इस तरीके से बेटा ये आपका यहाँ पर आ गया। अगर मैं सर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ, लेट इट बी 1, इट इज सेकंड, इट इज थर्ड एंड इट इज 4। ठीक है सर, इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ इसी फॉर्मूले को, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। थोड़ा सा मैं इसमें मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन लेके जा रहा हूँ, और तो आप ये फॉर्मूला याद रखोगे तो भी जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मैथमेटिकली और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, फिर भी मैं करवा रहा हूँ क्योंकि और ज़्यादा क्लियर हो जाता है, खासतौर से उन बच्चों के लिए जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है। वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी दिस वन, इसको सर मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेब्ट कर सकता हूँ, है ना सर? तो इसको मैं वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेब्ट लिख दूंगा, ये ऐसे रहेगा, प्लस ये KD और ये VD बाय VF ऐसे रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको अगर सर मैं ब्रेक कर दूँ VF बाय VF और VD बाय VF प्लस KD VD बाय VF, जिसमें ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो KE हो जाएगा 1 माइनस VD बाय VF, राइट सर, और ये हो जाएगा मेरा KD इक्वल टू VD बाई VF। इसको सर अगर मैं और अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो KE इंटू 1 KE इंटू VD बाई VF प्लस KD इंटू, या ब्रैकेट ना लगाऊँ तो भी चलेगा, KD इंटू VD बाई VF। ठीक है सर, और अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो यहाँ से मेरा बन जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद, और VD बाई VF और VD बाई VF कॉमन लेने के बाद, राइट, VD और VF कॉमन लेने के बाद, तो अंदर क्या बचेगा सर? अंदर मेरा बचेगा एक तो KE और बचेगा KD। तो KE माइनस KD, ये नेगेटिव क्यों हो गया है? क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लेने से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, है यही, लेकिन थोड़ा ये इंटरप्रिटेशन के लिए बेटर है। देखिए सर, अगर कोई फर्म ऐसी है जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट नहीं है, मतलब वो 100% इक्विटी फर्म है, 100% इक्विटी फर्म है, डेब्ट यूज नहीं करती है,
तो उसका डेब्ट का प्रपोर्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि जब डेब्ट है ही नहीं तो वैल्यू ऑफ डेब्ट क्या होगा, 0। तो दिस सेगमेंट विल बिकम 0, ये सेगमेंट आपका 0 हो जाएगा, राइट सर। जो मेरे ये राइट हैंड पे है, राइट हैंड पे ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में WACC किसके बराबर हो जाती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर हो जाती है, राइट। फॉर 100% इक्विटी फर्म WACC इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। अब देखो सर, मान लो कि वो कंपनी डेब्ट इंट्रोड्यूस कर देती है, वो 100% इक्विटी का प्रोपोर्शन घटाकर कुछ ऐसा करती है कि 90% पे इक्विटी रखती है और 10% पे डेब्ट रखती है। तो क्योंकि आपके पास डेब्ट का प्रोपोर्शन है, तो इक्विटी की जो भी कॉस्ट थी उसमें से ये प्रोपोर्शन माइनस होने लगेगा। इसका मतलब डेब्ट इंट्रोड्यूस कराने से इस पूरे का आंसर पहले से कम आएगा। अगर मैं डेब्ट का प्रोपोर्शन और बढ़ा दूं सर, मैं 20% कर दूं, तो ये वैल्यू और ज्यादा आएगी, और ये वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी उतनी ज्यादा इसमें से माइनस होगी, तो उतना ज्यादा छोटा होता जाएगा। आया ना। अभी एजम्पशन है कि के मेरा कांस्टेंट है, एजम्पशन है के कांस्टेंट है। अगर के चेंज नहीं होता, मैं डेब्ट बढ़ा रहा हूं लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम रहती है, तो एवरी टाइम व्हेन आई इंक्रीज डेब्ट के इंक्रीज करने से ये पूरा का पूरा आंसर हमारा छोटा होता जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है सर, इसको आगे मैं यूज करूंगा कहीं ना कहीं पे। ओके सर, तो ये फॉर्मूले थे। अब सर जिनके पास मैथ नहीं है बेटा, आप इतने सेगमेंट को इग्नोर करना चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, बस ये समझो कि मैंने आपको फॉर्मूले याद कराए। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का एक फॉर्मूला और होता है WACC का। अगर आप एक फॉर्मूला और सीखना चाहें तो इसका फॉर्मूला होता है नेट ऑपरेटिंग इनकम, और उसको वैल्यू ऑफ फर्म से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर नेट ऑपरेटिंग इनकम को वैल्यू ऑफ फर्म से डिवाइड करेंगे तो भी आपके पास WACC आ जाएगी, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को शफल करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन WACC, ये वैल्यू ऑफ फर्म हो जाती है। ये छठा फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं, इसी 5वें फॉर्मूले से हमने इसको डिराइव किया है। ये फॉर्मूला कहता है अगर हम किसी फर्म की नेट ऑपरेटिंग इनकम को उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करते हैं, या किसी फर्म की नेट ऑपरेटिंग इनकम को उसको WACC पे कैपिटलाइज करते हैं, तो वहां से हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्म की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो यहां से मैं वैल्यू ऑफ फर्म को डिफाइन कर सकता हूं। तो वैल्यू ऑफ फर्म is capitalized value of net operating income at overall cost of capital। जब मैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे किसी फर्म की नेट ऑपरेटिंग इनकम को कैपिटलाइज करता हूं, तो वहां से वैल्यू ऑफ फर्म हमें मालूम चलती है, ठीक है। अगर ये लिख लो सर, कुछ नहीं, बस मैंने फॉर्मूला याद करा है, बीच में थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा दिए, समझ आ जाए तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, हमारा फॉर्मूले से भी काम चल जाएगा। इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। तो फाइनली यहां से क्वेश्चन उठता है सर कि क्या कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होने से किसी फर्म की वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट किया जा सकता है। मतलब मान लो कि मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट 50 लाख की है, मुझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत है। क्या मेरी जो फर्म की वैल्यू होगी वो इस बात से अफेक्ट हो सकती है कि मैं 50 लाख रुपए को किस तरीके से अरेंज कर रहा हूं। मान लीजिए एक फर्म A है, एक फर्म B है, दोनों को सेम प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना है, जहां से रिटर्न भी सेम मिलेगा। बस फर्म A 50 लाख पूरा का पूरा कहां से लाती है, फ्रॉम इक्विटी से लाती है,
और फर्म बी जो है वो 25 लाख इक्विटी से लाती है, 25 लाख डेब्ट से लाती है। तो क्या दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग होने से क्या वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? तो बेटे इससे रिलेटेड डिफरेंट थ्योरी हैं। कुछ थ्योरी कहती हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से वैल्यू ऑफ फर्म पे फर्क पड़ता है, और कुछ थ्योरी कहती हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर को जैसे मर्जी अरेंज कर लो, आप पैसा कहाँ से लाते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल स्ट्रक्चर जैसा मर्जी हो, वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दो तरह की थ्योरी होगी ना। एक थ्योरी बोलती है कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज लाने से आपकी वैल्यू ऑफ फर्म पे फर्क पड़ेगा, थ्योरी नंबर 1। सेकंड थ्योरी, कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करने से वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट सर। और एक थ्योरी इसके बीच का अप्रोच देती है। एक थ्योरी ये कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करने से वैल्यू ऑफ फर्म पे फर्क पड़ता है, और आप वैल्यू ऑफ फर्म को मैक्सिमाइज कर सकते हो, लेकिन ऑलवेज नहीं, अप टू ए पर्टिकुलर लिमिट तक। तो 3 अप्रोच है। एक कहती है कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर करता है, ठीक है सर, ये वाली अप्रोच है। एक कहती है कैपिटल स्ट्रक्चर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, और एक अप्रोच सर इसके बीच में आ जाती है। बात करते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी कौन कौन सी है? मतलब ये कहना चाहते हैं, डज कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट वैल्यू ऑफ फर्म? क्या कैपिटल स्ट्रक्चर से वैल्यू ऑफ फर्म पे फर्क पड़ता है? तो बेटे अप्रोच निकालते हैं। तो एक अप्रोच कहती है यस फर्क पड़ेगा, एक अप्रोच कहती है नो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। इस अप्रोच को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर्स एंड अफेक्ट्स वैल्यू ऑफ फर्म। कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर करता है और ये वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट करता है सर। ठीक है सर। इस अप्रोच का नाम है नेट इनकम अप्रोच। इसको हम नेट इनकम अप्रोच कहते हैं, इसको हम नेट इनकम अप्रोच कहते हैं। ठीक है सर। और दूसरी बेटा अप्रोच है कैपिटल स्ट्रक्चर इज irrelevant and does not affect वैल्यू ऑफ फर्म। और दूसरी अप्रोच कहती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट नहीं करेगा सर, और इसको हम नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच बोलते हैं। इसको नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच बोला जाता है। और इसमें सर 2 अप्रोच हैं, एक तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है और एक आपका मोडिग्रानी मिलर मॉडल है जिसको हम एमएम अप्रोच के नाम से कहते हैं। मतलब एमएम अप्रोच क्या है? एमएम अप्रोच नेट ऑपरेटिंग इनकम को ही जस्टिफाई करती है। तो इसमें 2 तरीके की थ्योरी है, हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस है, पढ़ना है हमें। एक अप्रोच है बिल्कुल बीच में है, ठीक है सर, जिसको बोलते हैं हम ट्रेडिशनल थ्योरी। एक अप्रोच इसके बीच में आती है सर, ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर करता है, लेकिन एक लिमिट तक ही मैटर करता है, उसके बाद मैटर नहीं करेगा। ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर्स टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक मैटर करता है, कुछ लिमिट तक मैटर करता है वैल्यू ऑफ फर्म के लिए, उसके बाद मैटर नहीं करता। ठीक है। तो कुल मिला के अप्रोच हो गए बेटा 4। 1 इज नेट इनकम अप्रोच। ठीक है सर, एक अप्रोच ये है। एक कौन सी हो गई सर? ट्रेडिशनल अप्रोच 2। तीसरी हो गई नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और चौथी हो गई आपकी एमएम अप्रोच। तो 4 तरह की हमें अप्रोच है, हमें बारी बारी से क्या करना है सर? ये 4 अप्रोच को करना है। अब इस पहले लेक्चर में मैं सिर्फ नेट इनकम अप्रोच को क्या करूंगा? डिस्कस करूंगा, इसकी थ्योरी कराऊंगा आपको और इसके कुछ क्वेश्चन भी करूंगा। फिर एक लेक्चर हम इसका बनाएंगे अलग से,
फिर एक लेक्चर इसका बनेगा, एक इसका बनेगा। टोटल 4 या 5-6 मतलब मान के चलिए 4 से 6 के बीच में इसके लेक्चर बनेंगे और फिर ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम इसके मॉड्यूल वाले क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इसको लिखिए। तो मैं मार्कर फिल करता हूँ फटाफट से। गन्स में बुलेट भर लेते हैं और उसके बाद फिर हम फटाफट से हमला करते हैं। चलिए बच्चे, तो माय गन्स आर लोडेड नाउ और अब हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच, ठीक है बेटे। इसको ड्यूरेंट ने बनाया था, ठीक है सर। ड्यूरेंट नाम का एक इकोनॉमिस्ट है, उसने इस थ्योरी को बेसिकली प्रपोज किया है। नेट इनकम आप जानते हैं बेटे, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि नेट इनकम का मतलब होता है नेट ऑपरेटिंग इनकम, और उसमें से आप माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट को, तो फाइनली यहाँ से हमारे पास नेट इनकम निकल के आती है। ठीक है सर, देखते हैं जरा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दिस थ्योरी स्टेट्स दैट, इस थ्योरी का कहना है देयर इज अ रिलेशनशिप between capital structure and value of firm। यह अप्रोच कहती है कि रिलेशनशिप है कैपिटल स्ट्रक्चर में और वैल्यू ऑफ फर्म में। कैपिटल स्ट्रक्चर में और वैल्यू ऑफ फर्म में एक रिलेशन है, ठीक है। अ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, a change in capital structure affects overall cost of capital। a change in capital structure, अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं उससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे चेंज आता है। व्हेन आई से ओवरऑल चेंज इन कैपिटल, व्हेन आई से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट मीन्स मैं केओ के बारे में बात कर रहा हूँ, और केओ को WACC भी कहते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। तो यह अप्रोच कहती है कि अगर कोई फर्म अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज लाती है, कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज लाने से उसके WACC में चेंज आएगा, ठीक है सर। एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ फर्म आल्सो चेंजेस, ठीक है सर। तो ये थ्योरी सिंपल सी बात कहती है कि अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज लाते हो, बेटा डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज, तो ये चेंज होने से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चेंज आता है, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चेंज आने से
इसमें चेंज आने से वैल्यू ऑफ फर्म में भी चेंज आएगा। ठीक है सर, इतनी सी बात ये कह रही है कि अगर आपने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करी तो कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करने से आपकी WAC चेंज होगी और WAC चेंज होने से वैल्यू ऑफ फर्म पे फर्क पड़ेगा। सर वैल्यू ऑफ फर्म पे क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि प्यारे बच्चों आप जानते हो कि वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का एक फॉर्मूला हमने बताया है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन WACC, जिसको मैं KO भी बोल सकता हूँ। तो सर ध्यान रखिए, नेट ऑपरेटिंग इनकम तो सेम है, NOI कैपिटल आपका सेम है, ये इंटरेस्ट से पहले की इनकम है ना, तो NOI तो आपका सेम रहेगा। आप WACC को फ्लक्चुएट कर सकते हो, कैसे? कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज लाके। तो डेफिनेटली अगर NOI बीइंग कांस्टेंट, NOI कांस्टेंट है और आप WACC को चेंज करते हो तो डिवाइजर चेंज होने से वैल्यू ऑफ फर्म पे तो फर्क पड़ेगा ना। यही बात कौन कहती है सर? यही बात नेट इनकम अप्रोच कहती है। ठीक है सर, क्योंकि ये थ्योरी है, इस थ्योरी की कुछ एजम्पशन है, इस थ्योरी के साथ कुछ एजम्पशन है। एजम्पशन क्या है बेटा? एक, जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट है वो कम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। एजम्पशन पहले इसने ये ली है कि डेब्ट चीपर है इक्विटी के मुकाबले, मतलब इक्विटी की कॉस्ट अगर 12% है तो डेब्ट की कॉस्ट 12% से कम ही होगी। अब चाहे वो 10% हो, चाहे वो सर 8% हो, चाहे सर वो 12% हो। क्यों होगा सर ऐसा? अगेन लॉजिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहता है कॉस्ट रिस्क के साथ अटैच होती है, क्योंकि इक्विटी वालों को रिस्क ज़्यादा होता है इसलिए इनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, इनका रिस्क कम होगा तो सर क्या होगा, इसकी कॉस्ट भी क्या होती है? कम होती है। राइट बेटे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर भी आपको पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा ये आपके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। सेकंड बेटा इसमें जंक्शन क्या है? सेकंड बेटा क्या है इसमें? कैपिटल रिक्वायरमेंट is known and not going to change, not going to change। ठीक है बेटे, कैपिटल रिक्वायरमेंट नोन है, मतलब कंपनी को पता है कि मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। लाइक कंपनी को पता है कि मुझे 500 करोड़ रुपए की जरूरत है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो सिर्फ 500 करोड़ की रिक्वायरमेंट पता होगी हमें और वो चेंज नहीं होने वाली, उसमें किसी तरीके का डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होने वाला। तीसरी बेटा इसमें एजम्पशन ये है कि KE remains unaffected as या when more debt is introduced, more debt is introduced in capital structure। तीसरी और इंपॉर्टेंट एजम्पशन इस थ्योरी की ये है कि ये थ्योरी कहती है कि अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा डेब्ट इंट्रोड्यूस कराते हो तो ज़्यादा डेब्ट इंट्रोड्यूस कराने से इक्विटी के रिस्क पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और क्योंकि इक्विटी के रिस्क पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसकी कॉस्ट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर इक्विटी की कॉस्ट 12% है तो अगर आप 0% डेब्ट यूज करते हो तो भी इक्विटी को 12% का रिटर्न चाहिए। अगर आप 20% डेब्ट यूज कर रहे हो है ना, तो भी सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी में 12% ही चाहिए। अगर आप 60% डेब्ट यूज कर रहे हो तो भी इक्विटी को 12% रिटर्न ही चाहिए। इक्विटी का रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं होता है, आप जितना मर्जी डेब्ट यूज कर लो, इक्विटी की डेब्ट परसेप्शन में या कह सकते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। ये एजम्पशन है इस थ्योरी की। लिखें फिर आगे देखते हैं। चलिए सर, तो आगे बढ़ते हैं। आप किसी भी टाइम वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं और देखें सर ये थ्योरी क्या कहती है। तो बेस्ड ऑन these assumptions, this theory states that based on these assumptions, this theory states that when
more debt is introduced in capital structure, ठीक है, जब हम ज्यादा डेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर में इंट्रोड्यूस कराते हैं, देन तब बिकॉज केडी इज लेस देन केई, क्योंकि केडी की कॉस्ट कम होती है केई के बेटा मतलब मुकाबले। अगर ये 12% है, ये कितना है 5% है। समझिएगा ध्यान से, आप 12% इक्विटी को रिप्लेस कर रहे हो 5% डेप्ट से। मतलब सर सपोज मान लो आपने पहले 5 लाख रुपए पूरे के पूरे इक्विटी से ही अरेंज करे थे, और इक्विटी वाले कह रहे हैं हमें 5 लाख पे 12% का रिटर्न चाहिए, तो आपको 5 लाख का 12% मतलब 60,000 का रिटर्न उनको देना पड़ेगा। फाइनली आप डिसाइड करते हो कि मैं इक्विटी का कुछ प्रपोर्शन रिप्लेस कर देता हूँ डेप्ट से। तो नाउ सपोज कि आप 5 लाख में से 2 लाख डेप्ट से लाने का निश्चय करते हो, 3 लाख आप इक्विटी से लाते हो। अच्छा, 3 लाख की इक्विटी पे तो अभी भी आपको 12% ही देना पड़ेगा। तो 3 लाख का अगर हम 12% निकालते हैं बेटा तो 36,000 की अमाउंट आती है। और जो 2 लाख का आप डेप्ट लाए हो, मान लो उस पर आपको केवल 5% का रिटर्न देना है। सर कम क्यों हो गया? सर क्योंकि केडी हमेशा कम होती है केई से, तो 12% से नीचे कोई भी रेट ले लो, तो मैंने 5% का रेट ले लिया। तो 2 लाख पे अगर आप 5% दोगे तो मतलब आपने डिवेंचर होल्डर को 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। इक्विटी को आप 36 दे रहे हो, डिवेंचर को 10,000 दे रहे हो, तो टोटल मिला के अभी आपको 46,000 की पेमेंट करनी पड़ रही है। जबकि पिछले एग्जाम्पल में जहां पर आप पूरा का पूरा 5 लाख इक्विटी से लाए थे, आपको 60,000 की पेमेंट करनी पड़ रही थी। तो आपका टोटल कॉस्ट कम हुआ नहीं हुआ? अगर सर मैं ऐसे कर दूं, केवल 1 लाख इक्विटी से लाऊं और 4 लाख डेप्ट से लाऊं, तो अब 1 लाख पे 12% देना पड़ेगा, जो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी थी 12,000, और 4 लाख पे 5% देना पड़ेगा, जो कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट थी। तो वो कितना हो जाएगा बेटा? 20,000। अगर मैं 20,000 और 12,000 को जोड़ दूं तो अब मेरी कॉस्ट पड़ेगी 32,000 और कम हो गई। तो जितना ज़्यादा आप चीपर डेप्ट इंट्रोड्यूस कराओगे, उसके इंट्रोड्यूस कराने से आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम होती है। दिस इज द फंडामेंटल बेसिक ऑफ दिस थ्योरी। ठीक है सर, ये फंडामेंटल रूल है इस थ्योरी का। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉल्स। ठीक है सर, इसको ग्राफिकली भी हम समझ सकते हैं, इसको ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। तो यहां से आती है आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे मैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने की कोशिश करता हूँ, या चलो मान लीजिए कि मैं यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिखा रहा हूँ, इसमें इक्विटी डेप्ट और ओवरऑल दोनों है, और सर यहाँ पर परसेंटेज डेप्ट है सर। ये बेटा केडी है, मान लीजिए ये केडी है, कुछ भी रेट होगा इसका 5% या 10%। अब हर बार डेप्ट 5% के रेट पे ला सकते हो। ये इक्विटी है बेटा, ये बेटा 12% है ना। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जितना आप डेप्ट यूज करोगे, डेप्ट के यूज करने से इक्विटी के ऊपर कोई कॉस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए बेटा अभी आप 0% डेप्ट यूज कर रहे हैं, 0% डेप्ट यूज कर रहे हैं, तो क्योंकि डेप्ट है ही नहीं, तो जो इक्विटी की कॉस्ट होगी वही आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। तो ये यहाँ से आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आ गया। तो दिस पॉइंट शोज कॉस्ट ऑफ दिस पॉइंट शोज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन डेप्ट इज 0%। जब आप डेप्ट का प्रोपोर्शन बढ़ाओगे बेटा, अब आप डेप्ट को 10% यूज करने जा रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं 10% मैं डेप्ट से लाऊंगा और 90% लाऊंगा फ्रॉम इक्विटी। फिर आप कहते हो कि मैं 50% डेप्ट से लाऊंगा, 50 लाऊंगा इक्विटी से। फिर आप कहते हो कि मैं 90% डेप्ट से लाऊंगा और 10 लाऊंगा इक्विटी से। एंड फाइनली यू से कि यू विल बी इन 100% फ्रॉम डेप्ट ओनली, इक्विटी से 0। जैसे जैसे ये डेप्ट का प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा प्यारे बच्चों, तो डेप्ट के बढ़ने से आपकी ओवरऑल कॉस्ट का प्रोपोर्शन कम होने लगता है। ये ओवरऑल कॉस्ट का प्रोपोर्शन कम होने लगेगा, और जब आप 100% डेप्ट यूज करोगे तो 100% डेप्ट के केस में आपकी जो KO है, ये बीच वाली लाइन KO, जिसको मैं WACC भी बोल सकता हूँ, ये WACC को डिनोट कर रही है,
तो जैसे जैसे आप डेप्ट का प्रोपोर्शन बढ़ाओगे आपकी केओ घटने लगेगी, और जब आप 100% डेप्ट के थ्रू पैसा लाने के डिसीजन ले लोगे तो उस सिचुएशन में आपकी केओ केडी के साथ कोइंसाइड कर जाएगी। जैसे 0% लेवल पर आपका केओ और के इक्वल था, 0% डेप्ट के लेवल पर 0% डेप्ट के लेवल पर के और केडी इक्वल था, 100% डेप्ट के लेवल पर के और केडी आपस में इक्वल हो जाएगा। ऑल्दो 0% डेप्ट ये रियल लाइफ में पॉसिबल होता है, लेकिन 100% डेप्ट रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता। नो फर्म कैन बी 100% डेप्ट फर्म। कोई भी फर्म 100% डेप्ट फर्म नहीं हो सकती सर, क्योंकि बेटा जब तक इक्विटी नहीं होगी तो मालिक कौन होंगे? अगर सबको ही कौन है सर? सबको कौन है बेटा? लेंडर्स हैं। इफ एवरीबॉडी इज लेंडर तो मालिक कौन है? तो 100% डेप्ट का मतलब हो गया सभी लोग लेंडर हो गए, मालिक तो है नहीं। तो सर रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। तो 100% डेप्ट इज ओनली अ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, और ये थ्योरी कहती है जितना हो सके आप डेप्ट को बढ़ाओ, क्योंकि जितना डेप्ट को बढ़ाओगे आपकी केओ घटेगी और केओ के घटने से आपकी वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमाइज होगी। ठीक है सर, तो ये प्रिंसिपल है इसके ऊपर। इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा वो अब मैं आपको आगे सॉल्व करते हैं, नोट कीजिए। चलिए बेटा, तो मैं इसको भी मिटाता हूँ और अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। अ फर्म हैज नेट ऑपरेटिंग इनकम of rupees 50,000. It is 100% equity firm. ये 100% equity firm है. It is 100% equity firm and cost of equity being 10%. तो cost of equity वो आपकी 10% है. ठीक है, क्वेश्चन में कहता है फाइंड केओ एंड वैल्यू ऑफ फर्म। आपको केओ निकालना है बेटा और वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है। शॉर्ट में इसको मैंने वीएफ लिख दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या करेंगे सर, क्योंकि ये 100% इक्विटी फर्म है तो 100% इक्विटी अगर होगी तो कैसे करेंगे? आपको पता है पहले आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम लिखनी पड़ेगी 50,000 की, उसमें से आप इंटरेस्ट माइनस कर देंगे बच्चों। इंटरेस्ट बेटा होगा ही नहीं, क्योंकि जब डेप्ट ही नहीं है तो फिर इंटरेस्ट कैसे होगा? तो यहाँ पर आपकी जो नेट इनकम है, ये नेट इनकम आपकी 50,000 रुपये के बराबर आ जाएगी। राइट सर, अगर मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है तो वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता था नेट इनकम NI, जिसको हम KE से कैपिटलाइज करते थे, मतलब KE से डिवाइड करते थे। तो नेट इनकम अगर 50,000 रुपये की है और 10% का आपका रेट है तो वैल्यू ऑफ इक्विटी 5 लाख हो जाएगी। आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है, ये वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट होगी। इक्विटी की वैल्यू सर आपकी 5 लाख आ गई, डेप्ट आपका है नहीं बेटा, यूज ही नहीं किया, तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म भी 5 लाख ही आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको केओ निकालना है बेटा तो केओ क्योंकि केडी है नहीं तो इस सिचुएशन में केओ के इक्वल आएगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से निकालना चाहें तो केओ का फॉर्मूला था NOI अपॉन में वैल्यू ऑफ फर्म। तो NOI नेट ऑपरेटिंग इनकम 50,000 की है और वैल्यू ऑफ फर्म 5 लाख की है। इसको सॉल्व करोगे 0.1 आएगा, 100 से इंटू करोगे तो 10% आ जाएगा। Suppose this firm introduce 5% debt of rupees 2 lakh.
फाइंड KO एंड वैल्यू ऑफ फर्म। अब कहता है कि मान लो इसी फर्म ने क्या करा बेटा, 5% का डेप्ट इंट्रोड्यूस करा दिया जिसकी अमाउंट 2 लाख रुपए की है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको KO निकालना है और आपको क्या करना है बेटा, VF है ना, वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है। ठीक है, फर्म की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो सेम है, मतलब 2 लाख अगर हम ला रहे हैं इक्विटी से, तो बाकी का जो भी अमाउंट है सर वो हम कहाँ से लाएंगे, सॉरी 2 लाख ला रहे हैं डेप्ट से, बाकी लाएंगे इक्विटी से। और जितनी अमाउंट हमने पार्ट ए में इन्वेस्ट करी थी, जितनी इन्वेस्टमेंट हमने पार्ट ए में करी है उतनी इन्वेस्टमेंट पार्ट बी में करी है। इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा, बस वैल्यू ऑफ फर्म चेंज हो सकती है। तो अगर मैं इस पार्ट को करूँ बच्चों, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अगेन 50,000 की है। अब अगर मैं इंटरेस्ट माइनस करूँगा तो 2 लाख के डेप्ट पर मुझे 5% का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अगर मैं 2 लाख पे 5% का इंटरेस्ट निकालता हूँ तो 2 लाख का 5% ये 10,000 आ जाएगा। तो यहाँ से नेट इनकम 40,000 के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी हो तो नेट इनकम बाय KE, नेट इनकम 40,000 की है, 40,000 की है, KE मेरा 10% है, तो ये बेटे 4 लाख आ जाएगा। अगर वैल्यू ऑफ डेप्ट निकालना हो तो मैं इंटरेस्ट बाय KD करूँगा। इंटरेस्ट मेरा 10,000 है बच्चों, KD मेरा 5% है, तो ये 2 लाख आ जाएगा। और अगर मैं जोड़ दूंगा इसको तो यहाँ से मेरी वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी, और जो वैल्यू ऑफ फर्म होगी वो 6 लाख रुपए के बराबर होगी। राइट सर, तो पहले वैल्यू ऑफ फर्म कितनी थी बेटे, 5 लाख थी, अब कितनी आ रही है, 6 लाख आ रही है। तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है, अभी थ्योरी में समझाया। जैसे ही आप कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट इंट्रोड्यूस करते हो तो डेप्ट चीपर होने की वजह से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिक्रीज करता है, और WACC अगर डिक्रीज होगी उससे वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी। यहाँ पर अगर मैं WACC निकालना चाहूँ तो ये निकालने का मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, WACC बोलिए या KO बोलूँ, बात देखिए, WACC और KO, इसका फॉर्मूला होगा हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन में वैल्यू ऑफ फर्म। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अभी भी 50,000 की है, और मैं 50,000 को अगर 6 लाख से डिवाइड करता हूँ, 50,000 डिवाइड बाई 6 लाख, तो लेट अस फाइंड आउट कितना आ रहा है सर। तो ये आएगा हमारे पास 50,000 डिवाइड बाई 6 लाख। तो बेटा ये 8.33% आ रहा है। तो अगेन आपको ध्यान से देखना है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले 10% आ रही थी, अब उसको कट के कितनी हो गई है, 8.33% हो गई है। ठीक है सर, इसी में अगर मैं एक क्वेश्चन और बना दूं बेटा, इसी में मैं अगर एक क्वेश्चन और बना दूं, पार्ट नंबर C, सपोज इट रेजेस डेप्ट टू ₹5 लाख। जो डेप्ट पहले बेटा कितना था, 2 लाख था, उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया, और रेट हुई है सर एट द रेट ऑफ 10%। तो रिटर्निंग कितना था, 5 था इसका, 5% के रेट पे ही, 5% के ही रेट पे वो और डेप्ट ले आती है, और डेप्ट आपका 2 लाख से बढ़कर कितना हो जाता है बेटा, ये 2 लाख से बढ़कर 5 लाख हो जाता है। यहाँ पर आपको फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जैसे हमने पार्ट बी को किया था, सेम वैसे ही पार्ट सी को करेंगे। पहले नेट ऑपरेटिंग इनकम 50,000 की लिखोगे बच्चों, इंटरेस्ट 5 लाख पे निकालोगे 5%, तो आ जाएगा 25,000, लेस कर देंगे NI आ जाएगा 25,000। फिर इस डेटा के आधार पर वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालोगी, वैल्यू ऑफ डेप्ट निकालोगी, जोड़ दोगे और वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। आप चेक करोगे, डेफिनेटली आपकी वैल्यू ऑफ फर्म केस बी में जो आ रही थी उससे ज़्यादा आएगी। ठीक है, ये वाला पार्ट खुद आपको सॉल्व करना है। तो वैल्यू ऑफ फर्म डेफिनेटली आपकी बेटा ज़्यादा आएगी, और जो WACC है वो डेफिनेटली और कम हो जाएगी, क्योंकि हम जितना ज़्यादा डेप्ट इंट्रोड्यूस कराएंगे WACC घटेगा, और WACC घटने की वजह से ही वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाती है। यही आधार है नेट इनकम अप्रोच का। तो आई होप पार्ट नंबर C आप लोग बहुत एबल हो, आराम से अपने आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे।
तो तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहो।